प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 1 मई 2024 को 1:49 तक बृहस्पति देव मेष राशि में विराजमान रहेंगे और 1 मई 2024 को 1:50 PM को वृष राशि में विराजमान रहेंगे। जब बृहस्पति देव मेष राशि में विराजमान रहेंगे, बहुत ही शुभ फलदायी होंगे आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं नवम भाव में विराजमान रहेंगे। नवम भाव वर्ष के आरंभ में नवम भाव में विराजमान रहेंगे। नवम भाव भाग्य का भाव कहलाता है और बृहस्पति देव स्वयं भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं ज्योतिष विज्ञान में। जब अपने भाव का स्वामी ही उसी भाव में विराजमान हो जाए तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होती है। यानी वर्ष के आरंभिक माह में ही आपके भाग्य में भारी वृद्धि होगी। कदम कदम पर भाग्य आपका साथ देगा। 1 मई 2024 को 1:49 PM तक की मैं बात कर रहा हूं। इतनी सटीक जानकारी देने के लिए गणना की आवश्यकता होती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। आसानी से बताया जा सकता है कि कौन सी घटना कितने बजे, किस दिन और किस समय घटित होगी। बृहस्पति देव चूंकि शिक्षा के भी कारक ग्रह माने गए हैं और नवम भाव विदेश का भी भाव कहलाता है। जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा पाने की लालसा रखते हैं, सिंह लग्न राशि के जातकों की बात कर रहा हूँ। ये सिंह लग्न राशि के जातकों की गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली और लग्न कुंडली में फर्क होता है। गोचर कुंडली ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है और लग्न कुंडली यानी जन्म पत्रिका जातक जातिका के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसका वो एक मानचित्र होती है। मैं आपको बतला रहा था, जो विद्यार्थी सिंह लग्न राशि के जातक जातिकाएं हैं, विदेश में शिक्षा पाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, वर्ष के आरंभ में ही 2024 के वर्ष के आरंभ में ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। बृहस्पति देव उनकी मनोकामना पूर्ण करने जा रहे हैं। आपकी धर्म कर्म के दान के प्रति रुचि बढ़ेगी। आप दान पुण्य का कार्य करेंगे वर्ष के आरंभ में, क्योंकि बृहस्पति देव नवम भाव में विराजमान है और धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। बृहस्पति देव बना रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। पिता से आपके संबंध बेहतर होंगे। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ रही है आपकी। यहाँ से सप्तम दृष्टि बृहस्पति देव के तृतीय भाव में पड़ रही है। तृतीय भाव में बृहस्पति देव की जब दृष्टि पड़ती है तो दृष्टि जातक को संयमी, शास्त्रज्ञ बनाती है, एक अच्छा लेखक बनाती है और अपने लेकिन उसका जन्म स्थान से दूर निवास उसको करना पड़ सकता है। उसका तबादला हो सकता है और उसको एक योगी की तरह बनाती है और उसको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करती है। लेकिन सावधान मित्रों, बृहस्पति देव की जब सप्तम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ती है तो जातक जातिका में कामुकता पनपती है और जातक स्त्रियों की ओर आकर्षित होता है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों और नैतिक मान्यता और वर्जनाओं की कीमत पर कामुकता में लिप्त होना कष्टकारी होता है, समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान आपको सावधान करता है कि आप वर्ष के आरंभ में नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मान्यताओं और सामाजिक वर्जनाओं का पालन करें।
वरना संकट में फंस सकते हैं। और इसके साथ ही आपको शौकीन तबीयत का भी यह दृष्टि बना रही है। हालांकि बृहस्पति देव सौम्य ग्रह माने गए हैं, लेकिन जब सप्तम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ती है तो ये बातें जातक जातिकाओं में उत्पन्न होती है, जो मैंने अभी आपको बतलाई। बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5 लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव पर जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है, जातक लग्न आप स्वयं हैं, लग्न भाव पर जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है तो वह दृष्टि जातक को ज्योतिष विज्ञान का ज्ञाता, उसको दीर्घायु बनाती है, उसको मेहनती परिश्रमी बनाती है, उसको विद्वान बनाती है, लोक सेवक समाज सेवक बनाती है। लोक सेवा के प्रति, समाज सेवा के प्रति उसमें जज्बा पनपता है और उसको प्रतिष्ठित मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करती है। जातक को स्पष्ट वक्ता बनाती है और अपने आत्म सम्मान के लिए जातक बहुत सजग रहता है और जातक का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाता है और उसका जीवन सुखी होता है। बृहस्पति देव की जब दृष्टि पड़ती है लग्न भाव पर तो जातक बहुत विनम्र होता है और सरकार शासन प्रशासन से उसको सम्मान मिलने की भी संभावना रहती है और वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, आध्यात्म उसमें जागृत होता है और उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है। उसके चेहरे पर ओज दिखाई पड़ता है। बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है 7 8 9 पंचम भाव पर पड़ रही है। नवम दृष्टि ये जब बृहस्पति देव 1 मई तक, जनवरी के आरंभ से लेके 1 मई 2024 को 1:49 तक रहेंगे। तो बृहस्पति की जो दृष्टि है, जो नवम दृष्टि है, वो पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पर कैसे हुई? यहाँ से 7 8 9 पंचम भाव पर पड़ रही। पंचम भाव के जहाँ बृहस्पति देव नवम भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं और पंचम भाव के भी नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। अपने ही भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि का पड़ना पंचम भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर रहा है। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है। आपको किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ आकस्मिक आय के नवीन स्रोत बृहस्पति देव आपके लिए खोलने जा रहे हैं और आपको ये दृष्टि लोकप्रिय बना रही है और परिवार में बहुत ही सम्मानित स्थिति आपको प्रदान कर रही है। कुटुंब में आपका स्थान सर्वोच्च होगा, परिवार में आपका बहुत मान सम्मान होगा और जिन जातक जातिकाओं की 1 मई 2024 वर्ष 2024 के आरंभ से लेके 1 मई 2024 1:49 तक जिनको प्रथम संतान होनी है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति देव पुत्र के कारक हैं, मेल प्लेनेट हैं और उनकी राशि पंचम भाव में विराजमान है। तो यह स्थिति उन जातक जातिकाओं के जिनके प्रथम संतान होनी है, उनको पुत्र रत्न प्रदान कर रही है और आकस्मिक धन लाभ दे रही है। हालांकि पंचम भाव जो है जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार का भाव है, शेयर बाजार का भाव कहलाता है। जिन जातक जातिकाओं ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है उनको शेयर बाजार से भारी रिटर्न मिल सकता है और यह समय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है सिंह लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए। अब बृहस्पति जब 1 मई 2024 को 1:50 को वृष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी दशम भाव में प्रवेश करेंगे। दशम भाव में बृहस्पति देव का स्थित होना बहुत ही शुभ होता है। बृहस्पति देव दशम भाव में विराजमान होते हैं तो जातक जातिका को समाज में मान सम्मान नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करते हैं, उसकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। जो जातक नौकरी में हैं उनकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं। पदोन्नति होती है तो वेतन वृद्धि भी होती है, आय में भी भारी वृद्धि कर रहे हैं बृहस्पति देव
और इसके साथ ही उसको सुकर्म अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं और उसको यहाँ तक कि जो राजनीति में है उसको उच्च राजनीतिक पद प्रदान कर रहे हैं। जो जाति का राजनीति में है उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, राजनीतिक सफलता मिल सकती है। अगर वो विधायक या सांसद है तो उसको मंत्री बनने के योग बन रहे हैं और इस भाव में विराजमान होकर बृहस्पति देव जातक जातिकाओं को न्यायाधीश तक बना देते हैं। बहुत उच्च पद प्रदान करते हैं बृहस्पति देव। गुरुजन के प्रति आप में आदर भाव उत्पन्न कर रहे हैं बृहस्पति देव यहाँ पर विराजमान होकर। दशम भाव में जब विराजमान होते हैं बृहस्पति देव तो जातक जातिका के मन में गुरुजनों के प्रति आदर भाव होता है, आदर सम्मान होता है और ऐसा जातक बहुत ही सत्य वचन बोलने वाला होता है, स्पष्ट वक्ता होता है। तो यहाँ से दशम भाव से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 द्वितीय भाव पर पड़ेगी। जब द्वितीय भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक की वाणी इतनी मधुर होती है कि उसकी वाणी से रस टपकता है, उसकी वाणी से लोग प्रभावित होते हैं, लोग आकर्षित होते हैं, बहुत अच्छा वक्ता बनता है वो और उसको बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व प्रदान कर रहे हैं बृहस्पति देव। उसका बहुत ही उसको सौंदर्यशाली बना रहे हैं, उसमें आकर्षण पैदा कर रहे हैं, लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे जब बृहस्पति देव की दृष्टि दशम भाव से द्वितीय भाव में पड़ती है। और अचल संपत्ति का स्वामी बनाते हैं बृहस्पति देव। ये बचत का भी भाव है, आपकी बचत में भारी वृद्धि कर रहे हैं बृहस्पति देव द्वितीय भाव में दृष्टि डाल करके और आपकी लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं। आपको एक सुकर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला बना रहे हैं, आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं और शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, शत्रु पराजित होगा। आप यह बृहस्पति देव की जो है पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि जो द्वितीय भाव में पड़ रही है, आपको एनिमी हंटर बना रहे हैं, शत्रु हंता बना रही है। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, प्रतिद्वंदी आपके सामने घुटने टेकेगा। बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है, जो सप्तम दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में पड़ रही है। चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है तो आपको बहुत ही शौकीन मिजाज बनाती है, आराम तलब बनाती है और माँ के प्रति सम्मान पैदा करती है। आपके माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, माता अगर स्वस्थ चल रही थी तो स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। लेकिन आपको शौकीन मिजाज का बना रही है ये दृष्टि, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कर रही है। ये इसके साथ ही ज्योतिष विज्ञान आपको सावधान भी करता है कि आप अपने शौकीन मिजाज पर नियंत्रण रखें, फिजूल खर्ची से बचें, वरना आर्थिक तंगी आपको सता सकती है। बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है षष्ठम भाव पर पड़ रही है, जहाँ जब बृहस्पति देव वृष राशि में आएंगे 1 मई 2024 को 1:50 PM में वृष राशि में आएंगे तो बृहस्पति देव की नवम दृष्टि षष्ठम भाव पर, नवम कैसे 7, 8, 9 नवम भाव पर पड़ रही है। ये 10 नंबर जो है ये राशि का नंबर है, मकर राशि है। भाव का नंबर ये है, छोटे काले अक्षरों में छोटे लेटर्स, छोटे अंकों में जो है भाव के नंबर हैं और जो एनसर्किल नंबर है राशियों के नंबर हैं। षष्ठम भाव में जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक बहुत ही नम्र भाषी बनता है, उसकी भाषा बहुत ही पोलाइट होती है, विनम्र भाषा होती है उसकी और विद्वान होता है वो। और अगर वो रोग से पीड़ित है, विशेषकर पीलिया रोग से, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी से संबंधित रोगों से पीड़ित है तो उसको इन रोगों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि ये छठा भाव है, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी से संबंधित रोगों का भाव है और बृहस्पति देव सर पीलिया आदि रोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ज्वर आदि रोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन रोगों से बृहस्पति देव निजात दिला रहे हैं और ऐसा जातक जो शत्रु होते हैं उसके सामने घुटने टेकते हैं, घुटने उसके सामने टेकते हैं। तो मित्रों, अब जो शनिदेव हैं वो सप्तम भाव में थोड़ी आपके लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, हालांकि स्व राशि में विराजमान है। आप ये बात अच्छी है कि शनिदेव स्व राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान है। जब ग्रह अपनी राशि में विराजमान होता है तो वह उतना नुकसान नहीं करता है जातक जातिका का। हालांकि जब सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं तो वैवाहिक जीवन को थोड़ा कष्टकारी बनाते हैं और जो अविवाहित है उनका विवाह में विलंब पैदा करते हैं। लेकिन चूंकि शनिदेव स्व राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में विराजमान है, तो आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बना रहे हैं और विवाह में हालांकि विलंब होगा लेकिन आपको मनचाहा जीवन साथी प्रदान कर रहे हैं शनिदेव। शनिदेव की आप आराधना करें क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, विवाह के भाव के स्वामी हैं। शनिदेव की आराधना बहुत लाभकारी होगी, आपको मनचाहा जीवन साथी शनिदेव प्रदान कर रहे हैं और उसके साथ ही आपके स्वभाव को उग्र बना रहे हैं। क्रोधी स्वभाव आप में क्रोध पैदा कर रहे हैं। क्रोध पर ज्योतिष विज्ञान जो डराने का कार्य नहीं करता, सावधान करता है। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें क्योंकि शनिदेव आप क्रोध को भड़काएंगे और जब क्रोध में व्यक्ति होता है तो उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं क्योंकि क्रोध विवेक का शत्रु होता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, आप संयम रखें और थोड़ा जो नीच कर्म होते हैं उनकी ओर आपके मन में लगाव पैदा कर रहे हैं। नीच कर्मों से आप बचें। शनिदेव आपको नीच कर्मों की ओर प्रवृत्त करेंगे, आलसी बनाएंगे और अनैतिकता की ओर प्रेरित करेंगे। ज्योतिष विज्ञान कोई डराता नहीं है, सावधान करता है। आप नैतिक मूल्यों का पालन करें और नीच कर्मों से बचें वरना आपको नुकसान हो सकता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको बतलाया बृहस्पति देव और शनिदेव। अब हाँ, राहु देव जो हैं 29 नवंबर 2023 को 12:46 PM से राहु मीन राशि में आएंगे। मीन राशि में राहु जो है अष्टम भाव में आएंगे। वर्ष के आरंभ में अष्टम भाव में आएंगे। अष्टम भाव में जो है राहु देव थोड़ा अशुभता में वृद्धि करते हैं। अष्टम भाव कुंडली का सबसे अशुभ भाव होता है। ये रोग, असाध्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, दुर्घटना आदि का भाव होता है। तो आप दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन कड़ाई से पालन करें। कुंडली आपको सावधान कर रही है। अगर आपने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया तो राहु देव आपको बख्शने वाले नहीं है क्योंकि अष्टम भाव में विराजमान है। अगर सुरक्षा नियमों का पालन किया, स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का पालन किया तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। इसी प्रकार से केतु 29 नवंबर 2023 को 12:46 PM से कन्या राशि में विराजमान होंगे। केतु कन्या राशि में विराजमान होकर आपकी वाणी को कटु बनाएंगे। वाणु, और जब वाणु में आपकी वाणी कटु हो जाएगी, द्वितीय भाव चूंकि परिवार का जो भाव है, परिवार के सदस्य से आपकी अनबन हो जाएगी, परिवार का माहौल बिगड़ेगा। इसलिए अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें। ज्योतिष विज्ञान सावधान कर रहा है आपको। अब मित्रों, मैं आपको मंथ वाइज बतलाऊंगा कि वर्ष 2024 मंथ वाइज कैसा रहेगा आपके लिए। जनवरी मित्रों, 14 जनवरी, पहली जनवरी से 14 जनवरी तक सूर्यदेव धनु राशि में विराजमान रहेंगे, यानी पंचम भाव में विराजमान रहेंगे।
पंचम भाव में रहकर सूर्य देव अपने मित्रों से वाद विवाद करा सकते हैं और आकस्मिक धनहानि करा सकते हैं और संतान चिंता आपको हो सकती है और मन में अस्थिरता व आर्थिक तंगी भी हो सकती है। सूर्य देव का आप जाप करें। पंचम भाव में सूर्य देव जो हैं थोड़ा अशुभता पैदा करते हैं। उस अशुभता से बचने के लिए आप सूर्य देव का दान करें, सूर्य देव का जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः और सूर्य देव को जल चढ़ाएं और दलिए में गुड़ मिला करके गौ माता को खिलाएं। आप अशुभता से बचे रहेंगे। और मित्रों, 15 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य देव मकर राशि यानी षष्ठम भाव में विराजमान होंगे। षष्ठम भाव में जब सूर्य देव विराजमान होते हैं तो बहुत ही फलदायी, शुभ फलदायी होते हैं। जातक जातिका को बहुत ही शुभ फल देते हैं, क्योंकि षष्ठम भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आप शत्रु हंता कहलाएंगे, एनिमी हंटर कहलाएंगे। जो जिन जातक जातिकाओं के, सिंह राशि के जातक जातिकाओं के मुकदमे चल रहे हैं अदालत में, उनको मुकदमे में जीत तय है। और सिंह लग्न राशि के जातक जातिकाओं का मुकदमा अगर सिंह राशि वालों से है तो विन विन पोजीशन वाला एग्रीमेंट हो सकता है, जिसमें दोनों पक्षों को लाभ होगा। लेकिन जीत जो है मुकदमे में सिंह राशि के जातक जातिकाओं की तय है। मैं समय बता देता हूँ, 15 जनवरी से 12 फरवरी तक अगर कोर्ट से कोई फैसला आना है वो आपके पक्ष में होगा। तो और इसके साथ ही जो आपका पैसा फंसा हुआ है, आपने पैसा उधार दिया लेकिन वापस नहीं मिला, पैसा वापस होगा। और रोगों से सूर्य देव आपको निजात दिला रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहे हैं, आपके धन में वृद्धि कर रहे हैं। सूर्य देव चूंकि ये षष्ठम भाव नौकरी का भी भाव है और सूर्य देव ग्रहों के राजा कहलाते हैं, यानी शासन प्रशासन हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं, सरकार को एडजस्ट करते हैं। जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं, सूर्य देव उनके लिए सरकारी नौकरी के योग बना रहे हैं। डेट नोट कर लीजिए, 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के मध्य सरकारी नौकरी के, शासन प्रशासन में सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं। और जो सरकारी नौकरी में हैं उनको पदोन्नति के योग बना रहे हैं सूर्य देव। आपके लिए हर्ष व उन्नति के द्वार सूर्य देव खोल रहे हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जातक जातिका बैठ रहे हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भारी कामयाबी मिलने की संभावना है। अब सूर्य देव 13 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्य देव सप्तम भाव में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। सप्तम भाव में सूर्य देव आपको थोड़ा अशुभ फल प्रदान करेंगे, कभी मतलब थोड़ा सा अशुभता बढ़ाएंगे। 14 मार्च से 13 फरवरी से 13 मार्च तक उसमें क्या हो सकता है, आपको व्यर्थ भ्रमण करा सकते हैं सूर्य देव। शारीरिक श्रम अधिक कराएंगे जिससे आपके शरीर में निर्बलता उत्पन्न होगी और शारीरिक थकान होगी। उधर विकार हो सकता है, आपको पत्नी से विवाद हो सकता है। आपका पत्नी से विवाद से बचने के लिए आप अपने व्यवहार को सही रखें, सहनशीलता को अपनाएं, तो इस अशुभता से बच सकते हैं। आर्थिक तंगी हो सकती है, आपको अपयश भी झेलना पड़ सकता है और मानसिक अशांति हो सकती है। ज्योतिष विज्ञान जैसे मैं बतला चुका हूँ, डराने के लिए नहीं बनाया है, सावधान करने के लिए बनाया। आप सावधानी अपनाएं, अनावश्यक वाद विवाद से बचें है और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उन वस्तुओं का सेवन ना करें जिनसे आपको हानि होगी। वरना 13 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्य देव आपको बख्शने वाले नहीं है। आपने अगर स्वास्थ्य में लापरवाही की, उन वस्तुओं का सेवन किया जो हानिकारक हैं, तो सूर्य देव आपको आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। और मानसिक अशांति आपको दे रहे हैं सूर्य देव। मानसिक शांति से बचने के लिए मेडिटेशन कीजिए। और जैसा कि मैंने बतलाया है, सूर्य देव का दान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य देव का बहुत ही प्रिय मंत्र है। सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास 6 बार गायत्री मंत्र का अर्थ समेत जाप करें तो बहुत ही लाभकारी होगा।
और जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, गाय को दलिए में गुड़ मिलाकर खिलाएं तो बहुत ही लाभकारी होगा। और सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो अशुभता से बचे रहेंगे, सूर्य देव की आप पर कृपा बरसेगी। 14 मार्च से 12 अप्रैल तक सूर्य देव मीन राशि अष्टम भाव में विराजमान होंगे। अष्टम भाव कुंडली का सबसे अशुभ भाव होता है, जैसा कि मैं पूर्व में बतला चुका हूँ। ये रोग, ऋण या असाध्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु दुर्घटना का भाव है। तो इन ये अशुभताएं सूर्य देव अष्टम भाव में विराजमान होकर आपको प्रदान कर सकते हैं। तो आपको नेत्रों में कष्ट दे सकते हैं, गुदा संबंधी रोग दे सकते हैं, जैसे बवासीर वगैरह है, और कानूनी पचड़े में आपको डाल सकते हैं। आपको धन हानि भी हो सकती है और मानसिक अशांति व दुर्घटना भी हो सकती है। तो इन अशुभताओं से बचने के लिए आप सावधानी अपनाएं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी अगर आप अपनाएंगे, जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूँ, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो वर्जित खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन ना करें, और कोई ऐसे कार्य ना करें जिसमें चोट चपेट लग सकती है, तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। और सूर्य देव का वो उपाय करें जो मैं बतला चुका हूँ। बार बार दोहराने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो की लिमिटेशन होती है। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव में विराजमान होंगे, यानी मेष राशि में विराजमान होंगे। मेष राशि में सूर्य देव उच्च के होते हैं। हालांकि नवम भाव में सूर्य देव उतना ज़्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य देव अपनी उच्च राशि में विराजमान हैं और नवम भाव के सूर्य देव नैसर्गिक स्वामी हैं, यानी आपके भाग्य में भारी वृद्धि सूर्य देव कर रहे हैं। भाग्य आपका पूरा साथ देगा और इसके साथ ही, लेकिन आपको आर्थिक तंगी भी फिजूल खर्ची भी आपकी हो सकती है, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष विज्ञान सावधान करता है कि आप फिजूल खर्ची से बचें, मितव्ययिता अपनाएं। मितव्ययिता फिजूल कंजूसी में फर्क है। मितव्ययी व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो सिर्फ प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस करता है, और कंजूस व्यक्ति वो होता है जो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी नहीं करता। तो आप मितव्ययी बने, मितव्ययिता से काम लें, फालतू के खर्चों से बचें, वही खर्चे करें जो आपके जीवन के लिए अनिवार्य हैं। अन्यथा सूर्य देव आपको आर्थिक तंगी प्रदान प्रदान कर रहे हैं, और व्यक्ति की भागदौड़ भी हो सकती है, और व्यक्ति भागदौड़ से आपको शारीरिक कष्ट और थकान भी हो रहा है। लेकिन ओवरऑल चूँकि सूर्य देव उच्च राशि में अपने ही भाव में विराजमान हैं, आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, पिता से संबंध आपके बेहतर कर रहे हैं, और विरासत में आपको धन संपत्ति प्रदान कर रहे हैं। 15 मई से 14 जून तक सूर्य देव वृष राशि में विराजमान होंगे। आपकी गोचर कुंडली में ये दशम भाव है। दशम भाव में सूर्य देव बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। दशम भाव में सूर्य देव को दिग्बल प्राप्त होता है, दिग्बली होते हैं। जैसा कि मैंने बतलाया, दशम भाव कर्म भाव कहलाता है, और सूर्य देव चूंकि शासन प्रशासन हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रहों के राजा कहलाए गए हैं ज्योतिष विज्ञान में। इसलिए जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है शासन प्रशासन में, या अन्य सरकारी नौकरी उनको मिल सकती है। जो सरकारी नौकरी में है उनको पदोन्नति मिल सकती है। सूर्य देव आय में वृद्धि कर रहे हैं, समाज में मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं, और जो लोग राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद दिला रहे हैं, उच्च राजनीतिक सफलता दे रहे हैं जो राजनीति में हैं। तो समाज में नेतृत्व करने की शक्ति और क्षमता सूर्य देव प्रदान कर रहे हैं, आपकी लोकप्रियता में वृद्धि कर रहे हैं। मित्रों, और सूर्य देव 15 जून से लेके 16 जुलाई तक मिथुन राशि में आपकी गोचर कुंडली के एकादश भाव में विराजमान होंगे। एकादश भाव में
वैसे तो हर ग्रह शुभ फल देता है, लेकिन सूर्य देव विशेष लाभ प्रदान कर रहे हैं। एकादश भाव आय का भाव कहलाता है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है। जहाँ बृहस्पति देव आपकी आकस्मिक आय में वृद्धि कर रहे हैं, आकस्मिक धन लाभ करा रहे हैं, वहाँ सूर्य देव आपकी जो है सूर्य देव न केवल सूर्य देव आपकी नियमित आय में तो वृद्धि कर रहे हैं, साथ में आकस्मिक आय में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आकस्मिक धन लाभ के भाव पर पड़ेगी, सडन गेन वाले भाव पर पड़ेगी, यानी नियमित और आकस्मिक धन लाभ भाव में वृद्धि कर रहे हैं। आय के नवीन स्रोत सूर्य देव बोल रहे हैं। आपकी आय में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से वृद्धि कर रहे हैं। ये 15 जून से लेके 16 जुलाई तक की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मंथ वाइज आपको बतला रहा हूँ। और इसके साथ ही आपके लाभकारी नए संबंध बन रहे हैं और मित्र समाज पड़ोसियों से आपका बेहतर तालमेल होगा। बड़े भाई से आपके बेहतर संबंध होंगे, क्योंकि बड़े भाई का भाव है। और ये चूँकि इच्छा पूर्ति का भी भाव है, मनोकामना पूर्ति का भी भाव है। आपकी चिर प्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति सूर्य देव कर रहे हैं। 15 जून से 16 जुलाई के मध्य ऐसे योग सूर्य देव बना रहे हैं, ऐसी संभावना बना रहे हैं। आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे हैं, धन में वृद्धि कर रहे हैं। और मैं फिर दोहरा दूँ, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। 17 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव में कर्क राशि में विराजमान होंगे। गोचर कुंडली में द्वादश भाव है। द्वादश भाव, इस भाव में सूर्य देव थोड़ा अशुभ फल प्रदान करते हैं। आपको विश्वासघात, आपके सगे संबंधी आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। मित्रों से पर ज़्यादा भरोसा ना करें, शक भी ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्वास भी ना करें, क्योंकि आपको विश्वासघात हो सकता है। और इसके साथ ही सूर्य देव आपको नीच संगति की ओर प्रेरित करेंगे। आप नीच संगति से बचें, वरना अन्यथा आपको अशुभता का सामना करना पड़ेगा। और खर्चों में भी वृद्धि कर लें, क्योंकि द्वादश भाव खर्चों का, व्यय का भाव है। व्यय पर आप नियंत्रण रखें, वरना आर्थिक तंगी से आपको परेशान कर सकती है। और आप शत्रु, आपके शत्रु हैं सक्रिय होंगे, षड्यंत्र में उनके षड्यंत्रों में तीव्रता आएगी। तो शत्रु के षड्यंत्र से बचने के लिए सावधान रहें, डिप्लोमेसी से काम लें, कूटनीति से काम लें। और जो मैंने उपाय बताया है, सूर्य देव की उपासना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के आसपास 6 बार अर्थ समेत, और दलिए में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं। तो आप सूर्य देव जब द्वादश भाव में विराजमान होंगे 17 जुलाई से 16 अगस्त तक, अशुभता से आप बचे रहेंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज है बहुत ही लाभकारी होती है। गायत्री मंत्र सूर्य देव का बहुत ही प्रिय मंत्र है। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य देव स्वयं राशि सिंह राशि में विराजमान होंगे। लग्न भाव में जब सूर्य देव विराजमान होते हैं तो थोड़ी अशुभता पैदा करते हैं, लेकिन चूंकि स्वयं राशि में विराजमान है तो इसलिए अशुभता की जो तीव्रता, इंटेंसिटी, वो बहुत मामूली रहेगी, हल्की रहेगी, लेकिन होगी जरूर। सूर्य देव जब लग्न भाव में विराजमान होते हैं तो जातक के व्यक्तित्व को नेतृत्व करने की शक्ति और क्षमता प्रदान करते हैं। उसको राजनीतिक सफलता मिलती है और जिस कार्य क्षेत्र में होता है उसको कामयाबी मिलती है। सूर्य की भांति उसका यश फैलता है। लेकिन सावधान, सूर्य देव आपके क्रोध को भड़काएंगे, आपके स्वभाव को क्रोधी बनाएंगे, और वो जो क्रोध है वो सारी बातों, अच्छी बातों पर पानी फेर देगा। तो क्योंकि इसीलिए कहा गया है क्रोध विवेक का शत्रु होता है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान आपको सावधान करता है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्रोध को विवेक पर हावी मत होने दें,
क्रोधी होना भी जरूरी है। अन्याय के प्रति क्रोध जागृत होता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन विवेक पर क्रोध को हावी ना होने दें। अगर आपने क्रोध को विवेक पर हावी होने दिया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, पारिवारिक जीवन कष्टकारी हो सकता है। तो आप हालांकि जब लग्न भाव में सूर्यदेव विराजमान होते हैं, शारीरिक कष्ट होता है, थोड़ा सा शारीरिक कष्ट तो होगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। शारीरिक कष्ट की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन शारीरिक कष्ट होगा जरूर, जैसा कि मैंने बतलाया कि लेकिन चूँकि सूर्यदेव लग्न भाव में अशुभ फल देते हैं, लेकिन चूँकि स्वराशि में विराजमान हैं, यानी लग्न के स्वामी ही हो गए हैं, वो तो लग्न के स्वामी हैं, और लग्न का स्वामी जिस भाव में लग्न का स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, इसलिए अशुभता की इंटेंसिटी बहुत हल्की रहेगी। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, और आपकी आय में वृद्धि होगी। जो लोग बिजनेस में हैं, सिंह लग्न राशि के जातिका, उनके बिजनेस को भारी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि और 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जो बिजनेसमैन हैं उनको बिजनेस में भारी ग्रोथ और भारी मुनाफा होने की संभावना है। और जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं बेरोजगार, उनको सरकारी नौकरी मिल सकने के योग बन रहे हैं। और लेकिन आपको थोड़ा जो नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, तबादला हो सकता है, घर से दूर प्रवास करना पड़ सकता है। लेकिन लग्न भाव में लग्न स्वामी अपने ही भाव में विराजमान हैं, तो एक बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि ये लग्न से सूर्य देव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। लग्न स्वामी की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव के फलों में वृद्धि होती है। सप्तम भाव जो होता है बिजनेस का भाव है, यानी बिजनेस में भारी ग्रोथ मिलेगी। और जो अविवाहित हैं लोग, उनके विवाह के योग सूर्य देव बना रहे हैं, मनचाहा जीवन साथी उनको प्रदान कर रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सूर्य देव कन्या राशि में विराजमान होंगे, यानी द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। इस भाव में सूर्य देव थोड़ा आपको धनहानि करा सकते हैं, बचत में डेंट लगा सकते हैं, आर्थिक रोगी बना सकते हैं, आर्थिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। इससे सावधान रहें, फिजूल खर्ची से बचें और स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का पालन करें। वर्जित वस्तुओं का सेवन ना करें, अपनी दिनचर्या को नियमित करें, तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। आपकी वाणी, लेकिन जहाँ खर्चों में वृद्धि कर रहे हैं और बचत में भी वृद्धि कर रहे हैं सूर्यदेव, क्योंकि लग्न स्वामी द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, तो द्वितीय भाव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। वाणी में कटुता तो होगी, लेकिन उसका भी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव समाज के लोगों पर पड़ेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान होंगे, तुला राशि में। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, तो यह स्थिति थोड़ी नीच में, जब नीच राशि में विराजमान हो जाते हैं तो सूर्यदेव, जो ग्रह नीच राशि में विराजमान होता है, तो अगर वो शुभ फल प्रदाता है तो उसके शुभ फलों में कमी आती है, अगर अशुभ फल प्रदाता है तो वो थोड़ा और अशुभ हो जाता है। हालांकि तृतीय भाव में सूर्यदेव साहस पराक्रम को बढ़ाते हैं, शत्रुओं को पराजित करते हैं, लेकिन चूंकि नीच राशि में विराजमान है, इसलिए इसका लाभ, थोड़ा लाभ की जो इंटेंसिटी है जो मिलनी चाहिए थी वो कम हो जाएगी। अगर सूर्यदेव नीच राशि में ना होते, किसी भी राशि में होते, तो आपके साहस और आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी करते हैं। तृतीय भाव में सूर्यदेव साहस में, आत्मविश्वास में शत्रुओं को पराजित करते हैं, प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाते हैं। लेकिन इन लाभों की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा कम मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि में विराजमान रहेंगे 17 अक्टूबर से
15 नवंबर तक। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव जो हैं गोचर कुंडली के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव में जब सूर्यदेव जब लग्न स्वामी जिस भाव में विराजमान होता है उसके शुभ फलों में, उसके फलों में वृद्धि होती है। यानी आपके भौतिक सुख सुविधाओं में सूर्यदेव वृद्धि कर रहे हैं, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहे हैं, माता से संबंध आपके बेहतर बना रहे हैं, पिता से आपके संबंध बेहतर बना रहे हैं। लेकिन पिता से मैं बता रहा हूँ आपको, पिता से अनावश्यक वाद विवाद ना करें, क्योंकि सूर्यदेव आपको पिता से वाद विवाद की ओर भी प्रवृत्त करेंगे। भगवद गीता में कहा गया है, पिता चाहे कैसा भी हो, उसकी संतान को चाहिए कि वो अपने पिता का आदर करे। पिता चाहे किसी कैसा भी हो, उसका अनादर गीता भगवद गीता में उसको जस्टिफाई नहीं किया है। भगवद गीता जस्टिफाई नहीं करती है। भगवद गीता तो यहाँ तक कहती है, पिता अगर दुराचारी भी है तो उसके पुत्र को सम्मान करना चाहिए, उसकी संतान को तो भी उसका आदर मान सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। तो अनावश्यक वाद विवाद से आप बचें। लेकिन चतुर्थ भाव में भौतिक सुख सुविधा में भारी वृद्धि हो रही है। आप नवीन भवन निर्माण, नवीन वाहन खरीदने के योग सूर्यदेव बना रहे हैं और नवीन गैजेट्स खरीदने के योग बन रहे हैं, जैसे नया मोबाइल, नया इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जो गैजेट्स हैं उनको खरीदने के योग सूर्यदेव बना रहे हैं, नवीन वाहन खरीदने के योग बना रहे हैं। और 16 दिसंबर से जनवरी तक, 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, वैसे आगे 2025 तक रहेंगे सूर्यदेव। 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक रहेंगे। लेकिन आप ये मानिए कि 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक, 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की मैं बात बतला रहा हूँ। इस दौरान सूर्यदेव धनु राशि यानी पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव लग्न स्वामी हैं। लग्न स्वामी जब अपने जिस भाव में विराजमान होता है उसके शुभ फलों में वृद्धि करता है। सूर्यदेव आपके आकस्मिक धन लाभ में वृद्धि करने जा रहे हैं। हालांकि पंचम भाव में सूर्यदेव थोड़ा अशुभ फल भी देते हैं, लेकिन शुभ फल अधिक प्रदान कर रहे हैं। और जिनके प्रथम संतान होनी है इस दौरान, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। तो पंचम भाव प्रथम संतान का भाव है और संतान से एक शुभ समाचार, संतान पक्ष से अच्छा समाचार मिल सकता है। जो जातक जातिका उस शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको शिक्षा में कामयाबी मिल सकती है। और जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है उनको शेयर बाजार में भारी मुनाफा हो सकता है। लेकिन सावधान, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके ना करें, है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से राय लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें, वरना हानि भी हो सकती है। लेकिन चूँकि सूर्यदेव जो हैं, जो कि लग्न स्वामी हैं, गोचर कुंडली के स्वामी हैं, वो पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं, इसके शुभ फलों में वृद्धि कर रहे हैं। तो आकस्मिक धन लाभ हो सकता है और शेयर बाजार से आकस्मिक धन लाभ होता है। जिन लोगों ने जो सिंह लग्न राशि के जातक जातिकाएं, यह समय उनके लिए शेयर बाजार में निवेश करने के लिए बहुत ही बेहतर समय है। तो मित्रों, मैंने आपको मंत्रवाइज भी बतला दिया है कि कैसा रहेगा वर्ष। कुल मिलाकर आपको सूर्यदेव, बृहस्पति देव भारी नियमित और आकस्मिक आय में वृद्धि कर रहे हैं। यानी आपकी आकस्मिक और नियमित आय में भारी वृद्धि हो रही है। पूरा वर्ष आपके लिए मतलब आर्थिक लाभ से भरा हुआ है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर पूरा वर्ष आपके लिए बहुत शुभ है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जितना मैंने शुभ बतलाया है इससे कई गुना शुभ वर्ष 2024 आपके लिए हो। मैं अभी से आपको नव वर्ष 2024 की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ।
और यदि मित्रों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको दो फायदे होंगे, क्योंकि मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। पहला फ़ायदा तो ये होगा, सबसे पहले एस्ट्रो का अगला एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और चूँकि मैं फ्लूटिस्ट भी हूँ, फ्लूटिस्ट होने के नाते मैं बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल इसी और चैनल में डालता हूँ। और उसके साथ ही बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, धार्मिक देशभक्ति के और एवरग्रीन रोमांटिक गाने बांसुरी से बजाकर, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बांसुरी से बजा करके अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको भरपूर लाभ मिले। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बेहतर है कि आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर प्रश्न भेजें। और यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ अपने प्रश्न मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। मित्रों, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए बहुत समय लगता है, गणना की आवश्यकता होती है, परिश्रम की आवश्यकता होती है, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा बहुत ही मामूली शुल्क रखा हुआ है, जो आपको महसूस भी नहीं होगा। बहुत ही हल्का शुल्क रखा हुआ है। तो जो मैं आपको सेवा प्रदान करूंगा, बहुत हल्के शुल्क से लेकर प्रदान करूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।